सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित स्वागत एवं अभिवादन भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। आज की कक्षा में हम लोग नवमांस कुंडली से शादी में देरी, शादी में समस्याएं या शादी में बाधा हम लोग कैसे देखें। कल की कुंडली में हम लोगों ने लग्न कुंडली को आधार मानकर शादी में किस प्रकार समस्याएं आ सकती है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आशा करते हैं कि कल की सभी विषय वस्तु आप लोगों को कल की कक्षा की पूरी समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं आज की कक्षा की विषय वस्तु की ओर। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नवमांस कुंडली से शादी की बाधाएं कैसे देखें, यानी कि विवाह में समस्याएं या विवाह में देरी या विवाह में बाधा। हम लोग उसका उपाय कैसे कर सकते हैं। यदि अगर समस्याएं आ रही है तो उसका उपाय भी हम लोग कैसे कर सकते हैं जिससे समस्याओं में कमी आ सके। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा का आयोजन किया जाता है। यदि कोई इस कक्षा में नया है, हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए, तो नवमांस कुंडली से विवाह की संभावनाओं को भी देखा जाता है। तो कहाँ से, तो सबसे पहले किसी भी कुंडली के लिए हम लोगों को लग्न देखना चाहिए। नवमांस कुंडली विवाह के लिए ही होती है एवं दाम्पत्य जीवन का ही मुख्य कुंडली नवमांस कुंडली ही है। यह कुंडली कल की ही कक्षा की है। इसी कुंडली पर हम लोगों ने कल का कक्षा भी आयोजन किया था। तो सबसे पहला सूत्र, लग्न, एक अच्छा लग्न विवाह को दर्शाता है, विवाह में आने वाली बाधाओं को समाप्त करता है। तो नवमांस का लग्न शुभ युत या शुभ दृष्ट होना चाहिए। यदि नवमांस का लग्न शुभ युत हो, यानी कि नवमांस के लग्न में शुभग्रह बैठे हुए हों, नवमांस के लग्न में शुभग्रह बैठे हुए हों या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो तो शादी होने में समस्याएं न के बराबर आती है। इस उदाहरण कुंडली में गुरुदेव दशम भाव में बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि लग्न पे नहीं पड़ रही है क्योंकि यह दशम से चौथा भाव ही है। गुरु की पांचवी दृष्टि होती है। यहीं गुरु अगर लग्न में बैठे होते या गुरुदेव त्रिकोण में बैठे होते या सातवें भाव में बैठे होते तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ती तो अच्छी स्थिति कही जा सकती थी, परंतु यह भी नहीं है। या शुक्रदेव जो त्रिकोण में बैठे हुए हैं वे सातवें भाव में बैठे होते या लग्न में ही बैठे होते तो अच्छी बात होती। न शुभ युत है न शुभ दृष्ट है। इसलिए ऐसे कहा जा सकता है, हाँ, नवमांस का लग्नेश शुभ भाव में है तो केवल शुभ भाव में हो जाने से तो भाव में थोड़ा सा अच्छापन आया, लेकिन भाव का स्वामी यदि वह पापग्रह भी हो अपने भाव को देखता है तो भाव के बलों में वृद्धि करता है। इस प्रकार यह भाव के बल में वृद्धि नहीं कर पा रहे तो लग्न कुछ न कुछ कमजोर कहा जा सकता है। क्या लग्न पर पापग्रह की दृष्टि है या नहीं। तो लग्न पर किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ती नहीं दिखाई दे रही है। मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर है, 10वें पर है, 11वें पर है। शनि की भी दृष्टि लग्न पे नहीं है, यानी पापग्रह से दृष्टि नहीं है। यह सामान्य स्थिति कहा जा सकता है। न शुभग्रह की दृष्टि हो
न पापग्रह की दृष्टि हो तो हम लोग इसे सामान्य स्थिति मान सकते हैं, न बढ़िया मानेंगे न खराब मानेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने यह पाया कि लग्न किस स्थिति में है। लग्न की स्थिति न आगे बढ़ने वाली है न पीछे जा रही है, ज्यों के त्यों रुका हुआ है। शुभग्रह होता तो हम कह सकते थे कि विवाह के लिए अच्छा है। पापग्रह की स्थिति बनती तो हम लोग कहते कि विवाह में बाधा है। लेकिन ना ही बाधा है और ना ही विकास है। अब इसके अलावे हम लोग दूसरे भाव को देखते हैं, नवमांश कुंडली के दूसरे भाव को भी देखते हैं। हालांकि देखना चाहिए लग्न कुंडली के भी दूसरे भाव को। क्यों देखना चाहिए? तो दूसरे भाव से हमारे कुटुंबों के, हमारे परिजनों का विचार होता है। तो शादी में कुटुंबी जनों का सहयोग होना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी व्यक्ति के शादी में अगर उनके कुटुंबी जनों का अगर सहयोग न हो तो क्या शादी सही ढंग से हो पाएगी? मुश्किल भरा होगा या आसानी से हो जाएगी? तो दूसरे भाव से परिजनों का विचार किया जाता है, कुटुंबों का विचार किया जाता है। दूसरा भाव को भी हम लोगों को देखना चाहिए। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले भाव को, लग्न को देखा था, ठीक उसी प्रकार से सूत्र वही है कि दूसरा भाव शुभ युत या शुभ दृष्ट हो। तो यहां पर देखा जाए शुभग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, दूसरा भाव गुरु के द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन क्या गुरुदेव अच्छे फल देने वाले हैं या बुरे फल देने वाले? अगर कोई शुभग्रह भी देख रहा हो तो फिर उस शुभग्रह की स्थिति भावेशों के आधार पर जरूर देख लेना चाहिए। अगर भावेशों के आधार पर उनमें अशुभता है तो वे अशुभ ग्रह हो गए। हाँ, यही करेंगे। अगर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वह नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन उनसे सहयोग की उपेक्षा करना भी बेकार है। अगर यह कह रहे हैं कि हाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो नहीं, एक तो भावेशों के आधार पर भी अच्छे नहीं हैं। 8वें भाव के स्वामी एवं 11वें भाव के स्वामी कभी भी अच्छे फल नहीं देते। तो संयोग से गुरुदेव 8वें एवं 11वें दोनों ही भाव के स्वामी या शुभ फल प्रदाता हो गए। तो कुछ ना कुछ तो अशुभ ही फल देंगे ना। ये आप शुभग्रह है तो अशुभ फल नहीं देंगे, लेकिन शुभ फल की तो आशा इनसे नहीं की जा सकती। एवं अब देखा जाए भाव में पापग्रह न हो, दूसरे भाव में पापग्रह न हो। हाँ, भावेश अगर पापग्रह है तो भावेश को पापग्रह नहीं माना जाता है। किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव के लिए कभी पापग्रह नहीं होता। तो यहाँ पर इस भाव में दो पापग्रह है और गुरुदेव भी देख ही रहे हैं बुरे भाव के स्वामी होकर। जो अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इसके अलावे कोई और ग्रह देख रहा है या नहीं देख रहा है, उसे भी देख लिया जाए। तो पापग्रह में मंगल की दृष्टि नहीं दूसरे भाव पर पड़ रही है। राहु है तो केतु हो ही गए। राहु जहां रहते हैं वहीं पे समझ लीजिए कि राहु केतु दोनों इकट्ठे ही। अब देखा जाए शनि की दृष्टि तो 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि है और शनि नैसर्गिक रूप से पापग्रह भी ग्रह है। तो शनि की दृष्टि है तो दूसरा भाव खराब हो गया। यानी कि जिस व्यक्ति की यह कुंडली होगी उसके परिजन भी शादी में उतने सहयोग नहीं कर रहे होंगे, यानी कि दूसरा भाव भी खराब हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यदि यहाँ पे शुभग्रह की स्थिति रहती, अगर यहीं पे शुक्रदेव बैठे रहते तो अच्छी बात थी, या पापग्रह का दृष्टि यहाँ पे न होता, शनि की दृष्टि यहाँ पर नहीं होती, सूर्य राहु नहीं होते तो अच्छी बात होती, शादी होने की संभावनाएं बनती। तो दूसरे भाव में क्या मिला? पहले भाव में तो स्थिति समानांतर हो गई कि ना अच्छा ना बुरा, लेकिन दूसरे भाव से स्थिति क्या हुआ, यह नीचे के तरफ ले गया।
यानी कि बाधाएं उत्पन्न करने वाली स्थिति बनी। समझ में आ रही है पूरी बात या नहीं आ रही है? ठीक इसी सूत्र को हम लोग 7वें भाव पर लगाकर देखते हैं पुनः। हम लोग नवमांश कुंडली में विवाह के लिए विवाह की संभावनाओं की बात करते हैं। विवाह के बाद की बात अभी नहीं कर रहे हैं कि विवाह के बाद में दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, उसका फलादेश दूसरे ढंग से की जाती है। विवाह की संभावनाएं हैं या संभावनाएं बाधा युक्त है वहाँ। तो अभी यहाँ पर एक समानांतर में था लग्न कि न अच्छा न बुरा, दूसरा भाव खराब। अब इसके बाद में हम लोग 7वें भाव को देखते हैं कि विवाह तो 7वें भाव का ही होना है ना। तो 7वें भाव भी शुभयुक्त शुभ दृष्ट हो, शुभयुक्त हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक बातें नई आ जाती है। तो इस भाव में तो कोई भी शुभग्रह है ही नहीं, 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो दृष्टि किसकी किसकी है? मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, 2 ग्रहों की दृष्टि है। और किसी ग्रह की दृष्टि है? गुरु की 10वीं दृष्टि होती है क्या? नहीं गुरु की नहीं, सॉरी। अब यहाँ पर देखा जाए इस कुंडली के लिए मंगल देव शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं या पाप ग्रह का काम कर रहे हैं? तो मंगल देव शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव 7वें भाव के स्वामी हैं। जब कोई भी भाव का स्वामी पापग्रह भी हो लेकिन अपने भाव के लिए वह शुभग्रह होता है, तो भाव का स्वामी तो अपने को देख रहा है, यह अच्छी बात। शुक्रदेव अगर यहाँ बैठे होते या 7वें भाव में बैठे होते तो अगर लग्न में होते तो उनकी दृष्टि पड़ती। यहाँ पर शुक्रदेव का मतलब लग्नेश से नहीं है, संयोग से इस कुंडली में नवमांश कुंडली के लग्नेश शुक्रदेव हैं। यदि लग्नेश ना भी होते तो भी शुक्रदेव तो शुभग्रह है, उनका यहाँ पर बैठना या दृष्टि देना शुभता का ही प्रतीक है। और मंगल देव की जो दृष्टि है वह अच्छी है क्योंकि वह भावेश है। हाँ, शनि देव की दृष्टि विच्छेदात्मक हो गई। तो अब इससे यह देखने से निष्कर्ष यह निकला कि यह भाव जिस प्रकार लग्न समानांतर था, 7वां भाव भी समानांतर ही हो गया। क्योंकि अगर यह शनि खराब करने का प्रयास कर रहा है तो मंगल उसको पूरा कर दे रहा है। यानी कि भाव की स्थिति जो मंगल जो अपने भाव को देखकर भाव के फलों में जो वृद्धि कर रहा है, शनि उतना कम कर दे रहा है या उससे ज़्यादा ही कम कर दे रहा है। अब यहाँ पर शनि की बलवान स्थिति देखिए भावेशों के आधार पर, तो यह बहुत ही बलवान स्थिति में है नवमांश कुंडली में। लेकिन वास्तव में इनका स्वभाव कैसा है? ये ऊंचाभिलाषी होकर के बकरी है, नीच के जैसा स्वभाव हो गया है। फल तो नीच के जैसा ही देंगे, एवं नवमांश में भी यह उच्चाभिलाषी ही है, तो नीच के ही जैसा फल दिए और नुकसान कर दिए। ये तो हल्का सा यह नीचे की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ तो यह तीनों में आ गया। अब यहाँ पर एक बातें और है कि हम इसमें शुभग्रह किसको किसको मानेंगे। यदि यही शनिदेव लग्न के स्वामी होते या दूसरे भाव के स्वामी होते तो शनिदेव शुभग्रह कहे जाते। यानी कि लग्न भाव, दूसरे भाव और 7वें भाव, इन 3 भावों का अगर यदि कोई स्वामी पापग्रह भी है, अगर उसका दृष्टि, उस ग्रह की दृष्टि लग्न पे पड़े या दूसरे भाव पे पड़े या 7वें भाव पर पड़े
इन तीनों भावों में से किसी भी भाव के स्वामी की दृष्टि इन तीनों में से किसी भी भाव पर पड़े उसको हम लोग शुभ ही मानेंगे, चाहे वह भले पापग्रह ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो इन तीनों भावों का हम लोगों ने चर्चा किया, विचार किया, इस आधार पर यह पाया गया कि कुछ न कुछ विवाह में बाधाएं की संभावनाएं बन रही है, और ज़्यादातर बाधाएं कहाँ से आ रही है, तो दूसरे भाव से आ रही है। क्योंकि सातवां भाव जो है सामान्य स्थिति में है, लग्न भाव भी सामान्य स्थिति में। लग्न भाव एवं सातवां भाव सामान्य स्थिति सा दिखा कि नहीं दिखा? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। क्योंकि अगर शनि की दृष्टि है तो मंगल की भी दृष्टि है, मंगल भावेश है उस भाव के स्वामी का, मंगल सेनापति है, चौथी दृष्टि से देख रहा है। मंगल का चौथी दृष्टि रक्षात्मक दृष्टि होती है। तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब दूसरे भाव का हुआ। अब इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। तो अभी तक के चर्चा में हम लोगों ने यह पाया कि उपरोक्त कौन कौन से भाव, तो लग्न भाव, दूसरा भाव एवं सातवां भाव पर अगर अशुभ प्रभाव हो तो विवाह में समस्याएं देता है, विवाह में विलंब देता है, विवाह में रुकावट करने का काम करता है। अब इससे आगे चलते हैं। D1 का लग्नेश एवं सप्तमेश। तो D1 में यानी कि लग्न कुंडली का लग्नेश कौन है? शुक्रदेव। सप्तमेश कौन है? मंगल देव है। D1 का लग्नेश सप्तमेश नवमांश कुंडली एवं जन्म कुंडली में दोनों ही जगह देखते हैं। तो पहले इस लग्नेश एवं अष्टमेश को देख लेते हैं कि कहाँ कैसे है। तो कहाँ कहाँ न हो तो अच्छी बात है, कम से कम 6, 8, 12 में न हो। तो लग्नेश शुक्रदेव हैं, लग्न कुंडली में भी 6, 8, 12 में नहीं है, नवमांश कुंडली के भी 6, 8, 12 में नहीं है। सप्तमेश मंगल देव कहाँ है? तो मंगल देव लग्न कुंडली में 12वें भाव में है, लेकिन नवमांश कुंडली में 6, 8, 12 में कहीं नहीं है। अगर लग्न कुंडली का लग्नेश एवं सप्तमेश लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें हो तो समस्याएं देता है, जो इस कुंडली में नहीं है। सभी सूत्र एक ही कुंडली पे लागू हो यह संभव सा नहीं होता है। इसके अलावे नवमांश का लग्नेश इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है लग्न कुंडली में। जिस प्रकार लग्न कुंडली के लिए कुंडली के बलों का उपयोग हम लोग नवमांश कुंडली में करते हैं, देखते हैं, पूरक कुंडली मानते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी वर्ग कुंडली का पूरक कुंडली लग्न कुंडली होता है। नवमांश कुंडली का लग्नेश लग्न कुंडली में अस्त न हो, नीच का न हो, मृत अवस्था में न हो, बाल अवस्था में न हो, यानी कि कमजोर न हो। अगर लग्न कुंडली में नीच का है तो नवमांश में उसे उच्च का अगर है तो अच्छी बात है। अगर नवमांश में वह उच्च का नहीं है और नवमांश में सामान्य स्थिति में है, मित्र घर में है, चाहे जहाँ भी हो, लेकिन नवमांश में नीच का नहीं है, लेकिन लग्न कुंडली में नीच का है तो ठीक नहीं कहा जाएगा। यानी कि लग्न कुंडली में लग्नेश अस्त भी ना हो, नीच का ना हो, मृत ना हो, बाल अवस्था में ना हो। तो इस लग्नेश का नवमांश कुंडली का लग्नेश मृत अवस्था में है और सूर्य के साथ भी है। हालांकि यह अस्त नहीं है, फिर परंतु सूर्य के सन्निकट में कोई भी ग्रह होता है, भले अस्त न भी हो, लेकिन उतने अच्छे फल नहीं देता। तो यहाँ से भी यह भी स्थितियाँ नहीं बनी अच्छी।
सबसे बड़ी बात, एक और सूत्र आखिरी, वह सूत्र है कि लग्न कुंडली का लग्नेश एवं सप्तमेश नवमांश कुंडली में खडाष्टक योग न बना रहा हो। क्या इस कुंडली में खडाष्टक योग का मतलब समझते हैं एक दूसरे से छठे या एक दूसरे से आठवें हो जाना। तो इस उदाहरण कुंडली का लग्नेश शुक्रदेव हैं, नवमांश कुंडली में नवम भाव में है। सप्तमेश मंगल देव हैं जो नवमांश कुंडली के चौथे भाव में है। क्या खडाष्टक योग यहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा है? आठ में गुरु जी। हाँ, तो 8 में हो गए तो एक तरह से, या 8वें हो गए तो दूसरे तरह से छठे नहीं हो गए, छठे भी हो गए। तो फिर खडाष्टक हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। तो खडाष्टक अगर हो गया, लग्न कुंडली का लग्नेश एवं सप्तमेश नवमांश कुंडली में खडाष्टक योग हो जाए तो विवाह में देरी समस्याएं होने की संभावनाएं बनती है। अब इसका उपाय क्या हो? तो क्या उपाय किया जा सकता है? तो जो उपाय होने वाला है हम लोग उसी उपाय को करते हैं। जो उपाय न हो कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति किसकी बनी? दूसरे भाव का बना। क्योंकि यहाँ दूसरा भाव किसका है? कुटुंबों का भाव है। कुटुंबों का सहयोग न मिलना, क्योंकि अगर कुटुंबों का सहयोग मिल जाता है तो बड़ी विषम से विषम कार्य, जो नहीं कार्य होने वाले हैं, असंभव से कार्य हो जाते हैं। 1 मिनट जरा सा हम रिकॉर्डिंग पहले